डेली करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। समुद्री कछुए की एक मध्यम आकार की प्रजाति उष्ण और उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागरों में इस प्रजाति को IUCN लाल सूची में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उड़ीसा के तट पर सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थल है। यह निम्न में से किस एक का वर्णन होने की सबसे अधिक संभावना है? हरा सागर कछुआ, नंबर 2 ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, लेदरबैक समुद्री कछुआ, कैंप का रिडले समुद्री कछुआ। ऑप्शन 2 ओलिव रिडले समुद्री कछुआ राइट आंसर। ओलिव रिडले समुद्री कछुआ राइट आंसर। लगभग 2.45 लाख ओलिव रिडले समुद्री कछुए अंडे देने के लिए ओडिशा तट के साथ गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के नसी समुद्र तट पर रेंगते हुए स्थल कछुओं के सबसे बड़े शुरुआती दिनों के आगमनों को चिन्हित करते हैं। ओलिव रिडले समुद्री कछुए लेपिडोचेली ओलिवेसिया, जिसे प्रशांत रिडले समुद्री कछुए के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री कछुए की एक मध्यम आकार की प्रजाति है जो मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागरों के उष्ण और उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। भारत में ओडिशा तट का ओलिव रिडले के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थल है। इसके बाद मैक्सिको और कोस्टा रिका के तट हैं। प्रजातियों को IUCN लाल सूची में कमजोर सिटीज में परसिस्ट फर्स्ट और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची फर्स्ट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ आवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो संरक्षण के स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देता है। नंबर 2 इसे 2007 के सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक बल्ब बुझाने की घटना के रूप में शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ये दोनों सही हैं। आंसर नंबर 3 फर्स्ट और 3 दोनों सही हैं। ना तो उत्तर 1 और 1 दोनों सही हैं। हर वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को रात 8:30 बजे अर्थ आवर मनाया जाता है, जबकि पहले यह सार्वजनिक रूप से 1 घंटा समय को चिन्हित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इस वर्ष प्रसिद्ध पर्यावरण पहल डिजिटल हो गई क्योंकि कई देश लॉकडाउन में हैं। 2007 से अर्थ आवर विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो संरक्षण और अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देता है। कथन 1 सही है। इस समय के दौरान वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव को कम करने और जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए नागरिकों को 1 घंटे के लिए अपनी बिजली बंद करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। इसे 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक लाइट ऑफ इवेंट के रूप में प्रसिद्ध रूप से शुरू किया गया था। तब से यह दुनिया भर में 7,000 से अधिक शहरों और कस्बों में शामिल हो गया है। अतः कथन 2 सही है। आज अर्थ आवर पर्यावरण मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक व्यापक मुख्य धारा के समुदाय को संलग्न करता है। 1 घंटे का कार्यक्रम अब भी बड़े आंदोलन का प्रमुख चालक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना की घोषणा मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण व्यवधान के मद्देनजर की गई थी। नंबर 2 इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए गए 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले अनाज के अलावा अतिरिक्त 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराना है। नंबर 3 इसका नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। आंसर नंबर फर्स्ट 1 और 2। आंसर नंबर फर्स्ट केवल 1 और 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को और 6 महीने के लिए सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज PMGKP का एक हिस्सा है जो गरीबों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करता है। अतः कथन 1 सही है। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। अतः कथन 3 सही नहीं है। शुरुआत में इसे 3 महीनों की अवधि अप्रैल, मई और जून के लिए घोषित किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय वित्त
वित्त मंत्रालय आता है। कथन 3 सही नहीं है। इसका नोडल मंत्रालय क्या है? वित्त मंत्रालय। इसका नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये गलत है। इसका नोडल मंत्रालय क्या है? वित्त मंत्रालय है। शुरुआत में इसे 3 महीने की अवधि अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए घोषित किया गया था, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। इसमें कितने कार्ड धारक थे? 80 करोड़। बाद में इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि अप्रैल 2021 में सरकार ने PMGKY को फिर से शुरू करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त 5 किलो अनाज, गेहूँ या चावल मुफ्त में प्रदान करना है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से उपलब्ध कराए गए 5 किलोग्राम सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा। अतः कथन 2 सही है। PMKGY के नए संस्करण में इसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक अभाव है, जो कि 2020 PMGKY में था। NFSA के तहत शामिल किए गए प्रत्येक घर को प्रति माह 1 किलो दाल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। PMGKY के नए संस्करण में इसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक अभाव है, जो कि 2020 PMGKY में था। NFSA के तहत शामिल किए गए प्रत्येक घर को प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय रिफ्रेश दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिफ्रेश दरें वह दर संख्या है जितनी बार कोई डिस्प्ले 1 सेकंड में रिफ्रेश करने में सक्षम होता है। रिफ्रेश दर जितना कम होगा, देखने के अनुभव की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, केवल पहला। अबाउट क्रोम बुक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल क्रोम OS 101 देव चैनल में परिवर्तनीय रिफ्रेश दर VRR के लिए रिपोर्ट टेस्टिंग कर रहा है। यह सुविधा क्रोमबुक पर गेमिंग अनुभव को बेहतर बना सकती है। रिफ्रेश दर वह संख्या है जितनी बार कोई डिस्प्ले 1 सेकंड में रिफ्रेश करने में सक्षम होता है। अतः कथन 1 सही है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, तो एक 30 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज डिस्प्ले 30 या 60 बार प्रति सेकंड ताज़ा कर सकता है। रिफ्रेश दर जितना अधिक होगा, देखने का अनुभव उतना ही बेहतर होगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। कथन 2, रिफ्रेश दर जितना कम होगा, देखने का अनुभव उतनी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। कथन 2 गलत है। रिफ्रेश दर जितना अधिक होगा, देखने का अनुभव देखने का अनुभव उतना ही बेहतर होगा। 120 हर्ट्ज से अधिक के डिस्प्ले के एक सहज और अधिक आरामदायक देखने का अनुभव प्रदान कर सकते हैं। VRR रिफ्रेश दर की एक विस्तृत श्रृंखला को समर्थन करता है, जिससे इसकी रिफ्रेश दर को वास्तविक समय में फ्रेम प्रति सेकंड FPS दर के आधार पर एक गेमिंग कंसोल जैसे स्रोत डिवाइस से आने की अनुमति मिलती है। VRR को विभिन्न डिवाइस निर्माताओं द्वारा गतिशील ताज़ा दर या अनुकूली रिफ्रेश दर के रूप में भी कहा जाता है। VRR को सिंक्रोनाइज समस्या को ख़त्म करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, जो तब उत्पन्न होते हैं जब डिस्प्ले की रिफ्रेश दर स्रोत डिवाइस से सामग्री के FPS से मेल नहीं खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीसा विषाक्तता में योगदान कर रहे हैं? लेड एसिड बैक्टीरिया का अनौपचारिक और घटिया पुनर्चक्रण, वाहन बैटरी पुनर्चक्रण विनियम और बुनियादी ढांचे की कमी, क्रूड ओपन एयर फर्नेस में लेड का प्रगलन। नीचे दिए गए कोड का प्रदान करके, तो 1 2 3 तीनों सही हैं। हाल ही में जाम्बिया में कावे खदान के आसपास रहने वाले हजारों बच्चों के रक्त में सीसा का उच्च स्तर पाया गया है। हाल ही में जाम्बिया में कावे खदान के आसपास रहने वाले हजारों बच्चों के रक्त में सीसा का उच्च स्तर पाया गया है। लेड एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो बच्चों के दिमाग को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है। यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चों के लिए विशेष रूप से विनाशकारी है, क्योंकि यह उनके मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही नुकसान पहुंचाता है, जिससे उन्हें आजीवन न्यूरोलॉजिकल
लॉजिकल संरचना और शारीरिक कहानी होती है। बचपन के नेतृत्व के जोखिम को मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याओं और अपराध और हिंसा में वृद्धि से भी जोड़ा गया है। बड़े बच्चों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जिनमें बाद में जीवन वृक्क की क्षति और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। शीशा विषाक्तता में और नेक्स्ट क्वेश्चन, ई संजीवनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो टेली परामर्श प्रदान करती है। नंबर 2, इसने 2 प्रकार की सेवाओं को सक्षम किया है, जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर और रोगी से डॉक्टर टेली परामर्श शामिल है। आंसर नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आंसर नंबर 3। भारत ने अपनी ई हेल्थ यात्रा में एक मील का पत्थर पार कर लिया है। 2-26-72-187 ने देश भर के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में ई संजीवनी के माध्यम से सेवा दी। यह एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो टेली परामर्श प्रदान करती है, जो रोगी को उनके घर की सीमा से डॉक्टर परामर्श के साथ साथ डॉक्टर से डॉक्टर परामर्श तक सक्षम बनाती है। कथन एक सही है। इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने 2 प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं को सक्षम किया है, जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर ई संजीवनी और रोगी से डॉक्टर ई संजीवनी ओपीडी टेली परामर्श शामिल है। अतः कथन 2 सही है। पूर्व को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ABHWCS कार्यक्रम के तहत लागू किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म 40 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी की मेजबानी कर रहा है। इनमें से आधे से अधिक विशेष ओपीडी हैं, जिनमें स्त्री रोग, मनोरोग, त्वचा विज्ञान, ENT, नेत्र विज्ञान, एड्स, HIV रोगियों के लिए एंटीवेरिएंट वायरल थेरेपी ART, गैर संचारी रोग NCD आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टी कोशिकाएं ये वायरल संक्रमण की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पहला आंसर सही है। ये मारक कोशिकाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। राइट आंसर, कोशिकाओं और आक्रमण कर सकते हैं जो वायरस या किसी अन्य प्रकार के रोगजनक को संक्रमित हो गए हैं। ये प्रतिरक्षी का उत्पादन करने के लिए बी कोशिकाओं का समर्थन करके सहायक कोशिकाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। वुहान के एक नए अध्ययन ने लंबे समय तक गंभीर कोविड-19 के खिलाफ टी कोशिका प्रतिरक्षा की भूमिका का अध्ययन किया है। बी कोशिकाओं की तरह जो प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं, टी कोशिकाएं वायरल संक्रमण की प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कथन एक सही है। ये मारक कोशिकाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, उन कोशिकाओं का आक्रमण कर सकते हैं जो एक वायरस या किसी अन्य प्रकार के रोगजनक से संक्रमित हो गए हैं, या वे प्रतिरक्षी का उत्पादन करने के लिए बी कोशिकाओं का समर्थन करके सहायक कोशिकाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। 2 और 3 दोनों सही हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश व्यक्तियों में संक्रमण के 12 महीने बाद उदासीन प्रतिरक्षी का पता लगाया जा सकता था। 60 साल से कम उम्र के लोगों में शुरुआती संक्रमण के बाद यह 6 से 12 महीने तक स्थिर रहा। शोधकर्ताओं ने पाया कि परीक्षण किए गए सभी SARS-CoV-2 वायरल प्रोटीन के लिए बहुक्रियाशील टी कोशिका प्रतिक्रियाशील में पता चला था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टी कोशिका प्रतिक्रिया की भयावहता में कोई फर्क नहीं पड़ा कि बीमारी कितनी गंभीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग BIMSTEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1997 में गठित समूह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु है। यह 7 सदस्य राज्यों का गठन करता है, जिनमें से 5 दक्षिण एशिया के देश आते हैं, जिनमें अफगानिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया से 2 देश शामिल हैं। केवल एक सही है। आंसर केवल एक सही है। आइए चेक करते हैं।
BIMSTEC बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ने जून 1997 बैठक में शुरू हुई यात्रा के 25 साल पूरे किए। BIMSTEC का 5वां शिखर सम्मेलन 30 मार्च को कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। BIMSTEC का गठन 1997 में हुआ था। मूल रूप से बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ और बाद में मूल रूप से बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ और बाद में म्यांमार, नेपाल, भूटान शामिल थे। बाद में कौन थे? म्यांमार, नेपाल और भूटान शामिल थे।